प्रकृति कभी धोखा नहीं देते। महान दार्शनिक रूसो के इस विचार के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारी हर सांस से जुड़ा है। भारत में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या और इससे निपटने के लिए दुनिया भर से हम क्या सबक सीख सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही मजबूत आधार है। सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव यानी SFC की एक ताज़ा रिपोर्ट डिफरेंट पाथ्स टू क्लीन एयर। जी, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे हाल ही में कवर किया है। तो आज का मिशन साफ है। इस रिपोर्ट के जरिए ये समझना कि ब्राजील, चीन, मेक्सिको, पोलैंड, ये देश जो कभी हमारी ही तरह जहरीली हवा से जूझ रहे थे, उन्होंने इस समस्या को कैसे सुलझाया। और सबसे जरूरी, भारत उनके अनुभवों से क्या सीख सकता है। ये चर्चा UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो अहम है ही, पर मुझे लगता है हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो बस साफ हवा में सांस लेना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली और भारत के कई शहरों में हवा साल भर खतरनाक बनी रहती है, लेकिन हल्ला सिर्फ सर्दियों में ही मचता है। ये इतना बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा, फिर भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है। जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनके लिए साफ हवा प्राथमिकता होती ही नहीं है। वो लिस्ट में बहुत बहुत नीचे आता है। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि दिल्ली वालों के लिए भी ये टॉप 5 मुद्दों में नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब लोगों को इसका असर महसूस नहीं होता? खांसी, बीमारी, बच्चों पर असर, ये सब तो रोज की हकीकत है। बिल्कुल है, पर यहाँ संवाद की, कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी है। खराब हवा से सेहत पर और जेब पर जो असल नुकसान हो रहा है, उसे लोगों तक शायद असरदार तरीके से पहुंचाया ही नहीं गया है। और अगर हम इसका इतिहास देखें तो क्या ये हमेशा से ऐसे ही रहा है? हाँ, पैटर्न तो यही दिखता है। भारत में साफ हवा के लिए जो शुरुआती लड़ाई हुई वो सरकार की तरफ से नहीं आई। वो आई जनहित याचिकाओं से, मतलब PIL से, और सुप्रीम कोर्ट के दखल से। अच्छा, मतलब सरकारें खुद से आगे नहीं आई, उन्हें अदालत ने एक तरह से ढकेला। काफी हद तक यही हुआ। EPCA जैसी जो संस्थाएं बनी, वो भी अपनी ताकत सरकार से नहीं बल्कि अदालत से लेती थीं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वायु प्रदूषण से निपटना कभी हमारी सरकारों के लिए मतलब मेन एजेंडा रहा ही नहीं। यह हमेशा एक साइड इशू बना रहा। तो ये तो भी भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की बात। लेकिन रिपोर्ट में उन देशों के उदाहरण भी हैं जिन्होंने इस समस्या को सुलझाया है। चीन का मामला तो मुझे लगता है बिल्कुल अलग ही है ना? हाँ, चीन का मॉडल एकदम अलग है, जिसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे। वहां 2014 में प्रधानमंत्री ली के क्यांग ने बाकायदा वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। एक मिनट, युद्ध का ऐलान? ये तो बहुत ही मजबूत शब्द है। बिल्कुल, और उनके लिए ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं था, ये एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, नेशनल प्राइड का सवाल बन गया था। उस समय बीजिंग की हवा दुनिया भर में मजाक का पात्र बन गई थी। अच्छा, तो ये इमेज की बात थी? हाँ, इमेज की भी और अमेरिका से होड़ की भी। वो एक ऐसे देश के तौर पर नहीं दिखना चाहते थे जिसकी राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो। तो उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बनाया और पूरे सरकारी तंत्र को एक लक्ष्य के साथ काम पर लगा दिया। तय समय में हवा साफ करनी है, चाहे जो करना पड़े। ये तो पर्यावरण से ज्यादा राष्ट्रवाद का मामला लग रहा है। क्या ऐसा तरीका भारत जैसे लोकतंत्र में काम कर सकता है जहां हर फैसले पर इतने सवाल उठाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद नहीं है। और इसीलिए रिपोर्ट में एक दूसरा मॉडल भी दिया गया है जो पोलैंड का है। वहां ठीक इसका उल्टा हुआ, बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर का आंदोलन। वो कैसे हुआ? देखिए, पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो उस पर उत्सर्जन कम करने के नियम तो थे, लेकिन कई सालों तक वो इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था। हवा बहुत खराब थी। असली बदलाव आया 2015 में, जब क्राको शहर से पॉलिश स्मॉग अलर्ट नाम का एक नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। मतलब आम लोगों ने मोर्चा संभाला? जी हाँ, कुछ एक्टिविस्ट्स ने अपने पैसे से एयर क्वालिटी मॉनिटर खरीदे और डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर उन्होंने उस डेटा को पब्लिक कर दिया। लोगों को बताया कि देखिए, आपकी हवा असल में कितनी जहरीली है। अरे वाह! और इस जानकारी ने आग की तरह काम किया। लोगों ने प्रदर्शन किए, मीडिया ने इसे उठाया और अधिकारियों पर इतना जबरदस्त दबाव बना कि उन्हें नीतिगत बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। तो चीन में बदलाव ऊपर से आया और पोलैंड में नीचे से, जनता के दबाव से। भारत में अक्सर एक और तर्क दिया जाता है, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति।
कहा जाता है कि यहाँ की बनावट ही ऐसी है कि प्रदूषक शहर में फंस जाते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, ये एक बहुत आम बहाना है, लेकिन रिपोर्ट इसे एक तरह से खारिज करती है। मेक्सिको सिटी का उदाहरण लीजिए। उसका भूगोल लगभग दिल्ली जैसा ही है। वो भी एक पठार पर पहाड़ों से घिरा शहर है, जहाँ हवा आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। और वहाँ हालात कैसे थे? क्या हमारे जैसे ही थे? हमारे से भी कई ज्यादा बुरे थे। 1950 के दशक में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शहर के पास एक सूखी झील थी जिसमें शहर का सारा सीवेज जाता था। जब तेज हवा चलती थी तो उस सूखी झील के तल से धूल उड़ती थी, जिसमें सीवेज के सूखे कण मिले होते थे, और ये धूल पूरे शहर की हवा में तैरती थी। एक मिनट, क्या कहा आपने? हवा में सीवेज के कण? मतलब सच में? जी बिल्कुल। वो धूल लोगों के खाने पर गिरती थी, लोग बीमार पड़ते थे। ये एक जीता जागता दुस्वप्न था। जब हालात इतने बिगड़ गए तब जाकर सरकार जागी। उन्होंने इसे ठीक कैसे किया? ये तो लगभग असंभव सा लगता है। उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने विज्ञान और स्वास्थ्य पर आधारित एयर क्वालिटी के मानक तय किए। फिर 1990 के दशक में प्रोएयर नाम का एक एक्शन प्लान लॉन्च हुआ। इसके तहत कई बड़े कदम उठाए गए। पूरे शहर में सीसा रहित पेट्रोल अनिवार्य किया गया। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाना जरूरी कर दिया। कैटालिटिक कन्वर्टर्स ये क्या होते हैं, अगर आप आसान भाषा में समझा सकें? जरूर। इसे आप गाड़ी के एग्जॉस्ट में लगा एक फिल्टर समझ सकते हैं, जो धुएं में मौजूद ज्यादा जहरीली गैसों को कम जहरीली गैसों में बदल देता है। एक छोटा सा बदलाव, लेकिन असर बहुत बड़ा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मेट्रो सिस्टम का जबरदस्त विस्तार किया। अच्छा, और रिपोर्ट में बीजिंग का भी जिक्र है। हाँ, बीजिंग ने भी कुछ ऐसा ही किया। वहां भी पहाड़ियां सर्दियों में प्रदूषकों को रोक लेती हैं, तो उन्होंने इसका एक बहुत ही होशियार हल निकाला। उन्होंने अपने एयर शेड से ही सारी बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों को बाहर कर दिया। एयर शेड, ये क्या होता है? एयरशेड का मतलब है वो पूरा इलाका जहाँ की हवा एक जैसी रहती है और आपस में मिलती जुलती है। तो बीजिंग ने सिर्फ शहर से नहीं बल्कि उस पूरे इलाके से ही फैक्ट्रियों को बाहर कर दिया, ताकि दूर की फैक्ट्रियों का धुआं भी हवा के साथ बहकर शहर में ना आ पाए। उन्होंने समस्या की जड़ पर वार किया। तो ये वाकई दिलचस्प है। मतलब भूगोलिक चुनौती हो सकती है, बहाना नहीं। रिपोर्ट एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है कि हम गलत चीज को नाप रहे हैं। PM 2.5 बनाम PM 10, ये क्या मामला है? ये इस रिपोर्ट का शायद सबसे ज़रूरी और चिंताजनक बिंदु है। पहले समझिए कि PM 2.5 क्या है। ये 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा कण है। कितना छोटा? इंसान के बाल के व्यास का 20वां हिस्सा। इतने छोटे होने की वजह से ये हमारी सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई में और फिर खून में आसानी से घुल जाते हैं। इसीलिए ये PM 10 कणों की तुलना में कहीं ज्यादा जहरीले और जानलेवा होते हैं। ठीक है, तो अगर PM 2.5 असली खतरा है, तो भारत का पूरा ध्यान PM 10 पर क्यों टिका हुआ है? यही तो समस्या है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP वो 131 शहरों में सिर्फ PM 10 को कम करने पर ध्यान देता है। और ये फैसला वैज्ञानिक आधार पर नहीं बल्कि सुविधा के आधार पर लिया गया। सुविधा के आधार पर? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि इन 131 शहरों में PM 10 को नापने वाले मॉनिटर पहले से लगे हुए थे, जबकि PM 2.5 को नापने वाले नहीं। तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय जो आसान था उसी को लक्ष्य बना लिया गया। बाप रे, मतलब सिर्फ इसलिए कि मॉनिटर पहले से थे। इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि हम असल दुश्मन से लड़ने के बजाय उसकी परछाई से लड़ रहे हैं। हमारा सारा ध्यान, सारा पैसा उन चीज़ों पर है जो PM 10 को कम करती हैं, जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाना, पानी छिड़कना, स्मॉग गन जैसी चीज़ें। हाँ, स्मॉग गन तो बहुत दिखती हैं सर्दियों में। बिल्कुल, लेकिन ये सब शायद सड़क की धूल तो कम कर दें, पर हवा में घुले उस बारीक जहर यानी PM 2.5 पर इनका कोई खास असर नहीं होता। वो हवा में बना रहता है और हम उसे सांस के साथ अंदर लेते रहते हैं। तो हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं, हमारा लक्ष्य गलत है। लेकिन जो संस्थाएं हैं जिन्हें इन नियमों को लागू करना है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उनकी क्या हालत है? उनकी हालत रिपोर्ट के मुताबिक बेहद खस्ता है। उन्हें संसाधन विहीन कहा गया है, मतलब रिसोर्सलेस, न पैसा न कर्मचारी, और इसका जमीनी असर बहुत भयावह है। कुछ आंकड़े हैं इस बारे में? आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
जब 1974 में ये बोर्ड बने थे, तब से आज तक देश का औद्योगिक उत्पादन 17 गुना बढ़ गया है और प्रदूषण 130%। लेकिन इन बोर्डों में कर्मचारियों की संख्या आज भी लगभग उतनी ही है। क्या ये कैसे मुमकिन है? हाँ, 2024 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 12,000 से ज्यादा स्वीकृत पदों में से आधे से भी कम भरे हुए थे, सिर्फ 5,941। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB में भी लगभग 100 पद खाली हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब काम 17 गुना बढ़ गया और काम करने वाले उतने ही हैं। इसका जमीन पर क्या असर होता है? जमीन पर इसका मतलब है कि निगरानी लगभग होती ही नहीं है। रिपोर्ट के लिए एक विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि एक इंजीनियर को किसी फैक्ट्री की पूरी जांच करने के लिए, मतलब अर्जी देखना, फैक्ट्री जाना, रिपोर्ट बनाना, इन सब के लिए औसतन सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। सिर्फ 3 दिन? ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से अपर्याप्त है। तो होता क्या है, समय की कमी के कारण बोर्ड ये काम सलाहकारों को आउटसोर्स कर देते हैं। वो सलाहकार रिपोर्ट बना कर दे देता है और बोर्ड का इंजीनियर बिना साइट पर गए ही उस पर दस्तखत कर देता है। अरे, मतलब जमीनी हकीकत कुछ और है और कागजों पर सब ठीक दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम कागज पर तो है, लेकिन जमीन पर उसके हाथ पैर ही नहीं है। ये सिर्फ स्टाफ की कमी नहीं है, ये एक ढांचागत विफलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि दूसरे देशों ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनता की भागीदारी और सही वैज्ञानिक तरीकों से इस चुनौती का सामना किया। चीन ने इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया, पोलैंड में जनता ने आंदोलन किया और मेक्सिको ने विज्ञान का सहारा लिया। और वहीं भारत संस्थागत कमजोरियों, गलत नीतिगत प्राथमिकताओं और इन सब की जड़ में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से जूझ रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब हम जानते हैं कि समाधान मौजूद हैं, जब हम देख सकते हैं कि दूसरे देशों ने उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया है, तो भारत में असली बदलाव के लिए क्या सिर्फ तकनीकी या नीतिगत सुधार काफी हैं, या फिर हमें प्रदूषण को स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाले एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक संवाद की जरूरत है, जो इसे हर नागरिक के लिए एक निजी, एक व्यक्तिगत मुद्दा बना दे? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारी सेहत से जुड़ा है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, वो आखिर व्यक्तिगत क्यों नहीं है? हमारे स्रोतों पर इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने या सोचने को मिला, तो हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। और ऐसे ही मुद्दों पर और गहराई से बात करने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।